बार गौर से देखिए, पूरा यकीन है कि ये तुम्हारा आदि नहीं है। गौर से? आदि का चेहरा 24 घंटे मेरी आंखों के सामने रहता है। गौर से आप क्यों नहीं ढूंढते उसे? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं कर रहे, आप लोग कोशिश नहीं कर रहे। मैं 2 दिन से आप लोगों को बोल रही हूँ कि प्रमोद को ढूंढिए, आदि उसी के पास है। प्रमोद मिल जाएगा तो आदि भी मिल जाएगा। हाँ बेटा शांत हो जा बस। अच्छा एक बात बताइए, इनको अपने पति पे क्यों शक है? दोनों में झगड़े होते रहते थे। फाइनली ज्योति उसका घर छोड़कर चली आई। हो सकता है इसी गुस्से में। बेटा एक और नासिक में मिला एक लावारिस नवजात बच्चा, और दूसरी ओर मुंबई में अपने बच्चे को ढूंढती व्याकुल और बेहाल ज्योति। ज्योति ने अपने ही पति पर उंगली उठाई थी। कहां था ज्योति का पति प्रमोद? क्या वाकई उसने ही अपने बच्चे को गायब किया था? और अगर हां तो क्यों? अरे इतना लेट? इतने घंटों पहले तुम मुंबई से चला था, क्या हुआ? माँ इगतपुरी जाना पड़ा, कुछ सामान छोड़ना था। अच्छा सुन, हाथ मुंह धो के खाने पे बैठ जा, ठीक है? मैं फ्रेश होके आता हूँ। विजय शिर्के, क्या हुआ साहब? लेके चलो इसे। साहब क्या किया उसने? क्यों 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 ले जा रहे हैं आप इसे? क्या हुआ साहब? मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? तुझे नहीं मालूम क्यों पकड़ रहे हैं? बच्चा छोड़ के भागा ना तू? बच्चा? अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई तेरी? लेके चलो इसे। साहब कुछ मिस्टेक हो गया होगा साहब। सुनो तो साहब, साहब ये बच्ची नहीं है इधर। साहब मैं किसी बच्चे को नहीं जानता साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रहा है तू, पहचान लिया गया है। तू ही था ना बच्चे के साथ? उस आदमी की मदद से स्केच बन रहा है, तेरा स्केच, और ये तेरी गाड़ी का नंबर। अब तू जितना झूठ बोलेगा ना उतना ही पिटेगा। बोल। हाँ साहब, मैं नहीं छोड़ा था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। शक मार के मैंने उस औरत को लिफ्ट। हाँ वो पीछे पड़ा है। हाँ अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी तू तो जानती है ना उसे, कैसा है वो। मैंने अभी एक आदमी से लिफ्ट लिया है, मैं नासिक आ रही हूँ। 1 मिनट मैडम। 1 मिनट अम्मी, मैं फ़ोन करती हूँ। मैडम आप इधर ही उतर जाओ। देखो मेरे को कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई पीछा कर रहा है ना आपका। जाओ प्लीज, तुम्हारे चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो बाबा, मैं सिंपल आदमी है, मेरे को कोई राड़ा नहीं चाहिए, आप प्लीज जाओ। मेरे को अजीब भी लग रहा था उन दोनों को उधर ही छोड़ते हुए, लेकिन मेरे को सच्ची कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए था। उसकी तरफ देखा भी नहीं मैंने। वो गई और फिर मैंने गाड़ी चालू करके आगे बढ़ाई। अब मैंने वापस गाड़ी घुमाई और उसको ढूंढा, लेकिन वो गायब हो गई थी। क्या पता किसका बच्चा था, किससे भाग रही थी। आप ही बताओ साहब, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो बच्चे को मेरी गाड़ी में रख के वो भागी क्यों? पहले ही बच्चे को पुलिस के पास लेकर क्यों नहीं आया? 1 मिनट, तेरा ही बच्चा तो नहीं है जिससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे छोड़कर भाग रहा था? देवा शपथ साहब, मेरा इस बच्चे से कोई लेना देना है नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मती मारी गई थी मेरी जो उस औरत को लिफ्ट दी मैंने। पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो बुर्का पहने महिला कौन थी जिसने विजय शिर्के की गाड़ी में बच्चे को छोड़ दिया था। क्या विजय सच बोल रहा था? और अगर वो झूठ बोल रहा था तो उसका इस केस से क्या कनेक्शन था? और इस सब के पीछे विजय का मकसद क्या था? सर आपको क्या लगता है, विजय सच बोल रहा है झूठ? जब तक ये पता नहीं चलता कि वो बच्चा किसका है, कुछ भी कहना मुश्किल है। सर ये भी पता लगाना होगा कि वो बुरखे वाली औरत कौन थी और उसने उस बच्चे को वहां छोड़ा क्यों, और उसके पीछे कौन था। रोहित, उस बच्चे की बॉडी पर ताबीज है, हो सकता है वो मुसलमान। सर कहीं वो उस बच्चे की माँ तो नहीं? पॉसिबिलिटी है। एक काम करो, सबसे पहले इस विजय की सारी डिटेल्स चेक करो। जिस जगह पर उस औरत और बच्चे को लिफ्ट दी गई थी आसपास छानबीन करो। आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट चेक करो, खासकर मुसलमान बच्चों की। सर अगर वाकई में किसी ने अपने बच्चे को जानबूझकर छोड़ा हो तो वो रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे? फिर भी ट्राई करो, शायद कुछ निकल आए। और हाँ, उस स्पॉट से कुछ किलोमीटर पहले एक टोल नाका है,
वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि विजय और उस औरत के बीच में कोई कनेक्शन हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जिस तरह उस औरत ने अपनी पहचान छुपा कर रखी, विजय भी वैसा कर सकता था। वो अपने को एक्सपोज करने का रिस्क क्यों लेगा? ठीक है सर, मैं जांच शुरू करवा देता हूँ। इस केस की शुरुआत इस गवाही से हुई थी कि विजय की गाड़ी में किसी बुर्का पहनी महिला ने बच्चा छोड़ दिया था, लेकिन इस केस के किसी भी सस्पेक्ट का मोबाइल लोकेशन उस हादसे से मैच नहीं कर रहा था। विजय के अनुसार उसने सिर्फ अपना फर्ज समझकर उस औरत और बच्चे की मदद की थी। क्या वाकई विजय गलत समय पर गलत जगह पर पाया गया एक शरीफ आदमी था, या फिर इस पूरे खेल को रचने वाला शातिर अपराधी? साहब, वो पहले से ऐसा ही है, सबको मदद करने का। मैं बोलता भी था उसको, लोग फायदा उठाएंगे। विजय की शादी नहीं हुई है। तुमने यहाँ किसी छोटे बच्चे को देखा था क्या? ध्यान से गौर करके बताओ कि किसी छोटे बच्चे को देखा हो। नहीं सर। अच्छा, यहाँ पे कोई आसपास कोई मुस्लिम फैमिली रहती हो? नहीं साहब, हमको उसे पता नहीं। हमारे इधर तो कोई नहीं, लेकिन बाजू में एक लॉज है, उधर एक मियाँ बीवी और बच्चा आए थे। सर ये विजय तो वाकई में शरीफ लगता है। मैंने घर वालों और पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कोई बच्चा देखा ही नहीं। और आसपास की चौकी में कोई रिपोर्ट लापता बच्चे की? सर आसपास की किसी भी चौकी में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं जो इस बच्चे से मैच करे। लेकिन सर जब हम इगतपुरी के एक मोहल्ले में पूछताछ कर रहे थे, तब पता चला कि एक लॉज है, उधर एक मियाँ बीवी और बच्चा आए थे, लेकिन अब उनके पास बच्चा नहीं दिखाई देता। क्या साहब, बार बार एक ही सवाल पूछ पूछ के परेशान कर रहे हो? बोला ना हमारा कोई बच्चा नहीं है, और नाइज कभी था। सच बोल रहे हो तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि आप लोग हमें खाली पीली परेशान कर रहे हो। वो क्या है ना, जब कोई झूठ बोलता है ना, तो हम सूंघ ले, और इस समय तेरे झूठ बोलने की बहुत तेज गंध आ रही है। इस बारे में ये भी पता चल जाएगा। और रही बात ये कंफर्म करने की कि ये बच्चा तुम्हारा है या नहीं, तो ये डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। हाँ साहब, करवा लो जो टेस्ट करवाना है। चलो चलो। कुछ तो गड़बड़ है, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने तक नजर रखना। यस सर। सर अगर ये बच्चा इनका नहीं निकला तो? अभी कुछ कह नहीं सकते रोहित। ये देखो, जिन कपड़ों में बच्चा मिला मुंबई के किसी टेलर का लेबल है, साथ में एड्रेस भी है। हो सकता है कि उस बुर्के वाली औरत ने मुंबई से टैक्सी ली। इसका मतलब उसके माँ बाप मुंबई में हो सकते हैं? एग्जैक्टली। जितनी जल्दी हो सके इस टेलर से मिलो, मुंबई पुलिस से मेरी बात करवाओ और उनसे हेल्प लो। ओके सर। फातिमा, जल्दी से रखो। ज्योति के जाग जाने से पहले इसे लेकर जाओ जल्दी से। शुक्र है आज दीदी सो तो गई है, मुझे तो लगा था सो ही नहीं पाएंगी। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, ये इसलिए हो रहा है। जाओ लेकर जाओ जल्दी से। माँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये सब पुराना सामान है ना। फातिमा। ज्योति। हाँ, ये जो यहाँ रख सामान दे। ज्योति बेटा। माँ, ये तो मेरे आदि के हैं। हाँ बेटा। तो इसको कहाँ ले जा रही थी? माँ, ये इसे फेंकने जा रही थी। माँ, मैं सिर्फ फातिमा से ये कह रही थी कि जब तक आदि नहीं मिल जाता, ये सब सामान गैराज में रख दे बस। बेटा, ये सब सामान तुम्हारी नजर के सामने रहेगा तो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, है ना? और मैं तुम्हें सफर करते हुए नहीं देखना चाहती ना। जाओ फातिमा, इसको रख दो संभाल के। जाओ लेकर जाओ। अच्छे से रख दे। हाँ, फातिमा, इसको लेकर जाओ। सुन, ढक के रखना। ज्योति, सब सही हो जाएगा ना माँ? हाँ, प्रॉमिस करो मुझसे। बिल्कुल, एकदम पक्का प्रॉमिस। प्रॉमिस बेटा, चुप हो जाओ। सुनिए। हाँ जी। ये कपड़ा आपकी दुकान से सिलवाया गया ना? सर मेरा दुकान में सिला हुआ है। फिर तो आप इस बच्चे को भी पहचानते होंगे? नहीं सर, बच्चे को तो नहीं पहचानता हूँ। हमारे यहाँ पे जितना कस्टमर आता है सब अड़ोस पड़ोस का ही है। सर टेलर से ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है, लेकिन उसका कहना है कि उसके सारे कस्टमर दुकान के आसपास के ही हैं। ठीक है, वहाँ के और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट चेक करो। यस सर, मैं ऑलरेडी लिस्ट बना चुका हूँ, वही प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आज ही नासिक से मुंबई आता हूँ। ओके सर। एक केस है गुमशुदगी का, प्रायोरिटी पर है। माँ का कहना है कि बच्चे के बाप ही उसे उठाकर लेके गया। हम उसके पति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं है। क्या नाम है इस माँ का? ज्योति जिंदाल। आपके केस के बारे में पता चला?
वहाँ नासिक में हमें एक खोया हुआ बच्चा मिला था। हम उसे यहाँ के एक एनजीओ में लेकर आए। देख लीजिए, शायद वही आपका खोया हुआ बेटा हो। वो यहाँ आ गया है। भगवान करे ये सच हो। ज्योति को हर बार निराश होना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। कमले सर चलिए। आप क्यों बार बार मुझसे यही सवाल करते रहता है? आपको क्या लगता है कि एक माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी? सर प्लीज, कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी? आप आदि को ढूंढिए सर, आदि को। इस तरह हर वक्त किसी दूसरे का बच्चा दिखाकर सह नहीं पाती है मेरी बेटी। ज्योति के बच्चे को ढूंढती मुंबई पुलिस और लावारिस बच्चे के माता पिता को तलाशती नासिक पुलिस। ज्योति के अचानक से इस बच्चे को अस्वीकार करने से जांच में गतिरोध आया। तहकीकात कुछ हफ्तों तक मानो थम सी गई। इस बीच उस मासूम बच्चे की उपेक्षा दयनीय थी। पुलिस को यकीन था कि इस मामले से जुड़ा कोई ना कोई इंसान झूठ बोल रहा था। क्या वो ज्योति थी या विजय? पता नहीं क्यों पर इस ज्योति की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रही है। लेकिन सर वो तो खुद ही अपने बच्चे को दिन रात ढूंढ रही है। अगर सच में ही बच्चा उसका होता तो झट से वापस ले लेती। उसके केस की फाइल मिल सकती है? श्योर सर। और वो मुस्लिम फैमिली, साजिद और दिलनाज और विजय, उनका कोई कनेक्शन निकला? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। डीएनए मैचिंग रिजल्ट के लिए रुके हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा। बच्चे का माँ का मिलना बहुत जरूरी है। उसकी हालत खराब होती जा रही है। ज्योति जिंदाल ससुराल बोईसर में है। अभी अभी मायके शिफ्ट हुई है मुंबई में। पति के साथ प्रॉब्लम्स है सर। सर कहीं इन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते पति ने इसलिए उस पर इल्जाम लगा रही है। जब तक उसका पति नहीं मिलता है ये बात साफ नहीं हो सकती। सर इस ज्योति का डीएनए टेस्ट करवा लेगा बच्चे से मैच करने के लिए। वो मैं हैंडल करता हूँ। तुम बोईसर पहुंचो, उसके पति के बारे में पूछताछ करो। ओके सर। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए शादी की थी। धीरे धीरे प्रमोद का बर्ताव बदलता ही गया। ना उन्हें हमारी शादी की फिक्र थी और ना ही हमारे बच्चे की। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय मंदिरों में बिताने लगे और एक दिन आए अचानक बोलने लगे मैं स्वामी बन गया हूँ। और देखा तो लोगों की वाकई में काफी श्रद्धा थी उनमें। लोग दूर दूर से आते थे दर्शन करने के लिए। स्वामी जी, बेटी की शादी नहीं हो रही, घर में बहुत बड़ी टेंशन है। चिंता मत करो, समय पे सब ठीक हो जाएगा। प्रमोद। हाँ स्वामी जी, घर चले, बहुत लेट हो गया है। तुम चलो, मैं जरा काफी भक्त आया हुआ सबकी प्रॉब्लम मैं सुन के आता हूँ। अब प्रबोध नहीं रहते, वो बदल चुके थे। हमसे ज्यादा तो भक्तों का हक था उन पे। वो ये समझने को तैयार ही नहीं थे कि हमें उनकी जरूरत थी। उनके पास जैसे हमारे लिए टाइम ही नहीं था। मेरा जीवन सभी का जीवन है, ना मेरा ना तुम्हारा, सिर्फ परमात्मा। बस, मैं तुम्हारी कोई भक्त नहीं हूँ प्रमोद। थोड़े दिनों में ना हमारा बेटा आदि भी तुम्हें पहचानने से मना कर देगा। फैमिली के लिए थोड़ा टाइम निकालो प्रमोद, वरना आदि को लेकर मैं मम्मी के पास चली जाऊंगी। प्रमोद, प्रमोद, प्रमोद! आदि की कोई फोटो है? क्या? फोटो, आदि की फोटो चाहिए हमें। लेटेस्ट कोई फोटो नहीं है आपके पास? हाँ हाँ है, एक मिनट लाती हूँ। अच्छा, इस बच्चे को देखा है स्वामी जी के साथ? ये उन्हीं का बच्चा है ना? पता नहीं साहब। हाँ सर, आदि। पक्का? हाँ सर, क्योंकि मैंने इसे देखा है। फिर भी अगर आपको कंफर्म करना है तो आप मंदिर में जाइए, क्योंकि थोड़े दिन पहले मंदिर में पूजा हुई थी। वहाँ पे इस बच्चे का फोटो आपके सबके साथ मिलेगा। 6 महीने पुरानी है फोटो। वो हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था ना फोटो खींचने के लिए, क्योंकि प्रमोद को ये सब पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि ये सब मुंह माया है। हाँ रोहित बोलो। सर बोईसर में बच्चे को क्लियरली कोई पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन एक औरत ने कुछ हद तक पहचान लिया है। सर लेकिन एक गुंजाइश है। मंदिर में एक पूजा में कुछ फोटो खींचे गए थे, मैं उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। शायद उनमें वो बच्चा भी हो। गुड, देखते हैं। ठीक है सर। आपका डीएनए सैंपल चाहिए बच्चे के साथ मैच करने के लिए। डीएनए सैंपल? ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ माँ, ये क्या बोल रहे हैं? डीएनए सैंपल लेंगे मेरा? अब आप लोग मुझे बताएंगे
कि मैं अपने बच्चे को पहचान सकती हूँ, नहीं पहचान सकती? नहीं माँ, नहीं माँ। जब मैं आपको एक बार कह रही हूँ कि वो मेरा बच्चा नहीं है, तो आप क्यों उसे मुझ पर थोप रहे हैं? आप प्लीज मेरा बच्चा ढूंढ कर दीजिए। क्या इस केस के ऑब्वियस सस्पेक्ट आदि की मां ज्योति या ज्योति का पति थे? क्या वाकई में इस क्राइम से उनका कोई लेना देना था, या फिर इस सब के पीछे कोई और ही था जो अब तक पुलिस की नजरों से बचा हुआ था? जिस तरह वो डीएनए सैंपल देने तक से मना कर रही थी। फिर भी दोनों कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके पास एक बच्चा था और एक दिन अचानक गायब हो गया? दोनों पर नजर रखो, बैकग्राउंड चेक करवाओ। और ये प्रमोद का कुछ पता चला? नहीं सर, वो सर मैं किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए। सर बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढ के निकालना बहुत जरूरी है। बच्ची की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक काम करो, पेपर में उसका फोटो छपवाओ, शायद कोई इसे पहचान ले। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओके सर। पता था मुझे एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे। ए, चुप! वरना एक तमाचा मारूंगा कि यहीं से गिर जाएंगे। ये क्या लगा रखा है कि बार बार पकड़े जाएंगे? हाँ, ये मगजमारी मेरे को ठीक नहीं लगती। सुन, कोई नहीं पकड़े जाएगा, क्योंकि डीएनए टेस्ट में अब हम पास हो गए। अब क्या पकड़े जाएंगे? सर, अभी ज्योति वर्मा के घर से बाहर एक औरत निकली है, बुरके में। सिर्फ लड़की को स्पॉट किया है। ज्योति वर्मा के घर से निकली है बुरके में। उसे कस्टडी में लो और क्वेश्चनिंग के यहाँ लेकर आओ। सर, कहीं वही औरत तो नहीं है जो विजय से मिली थी? फातिमा शेख। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहिब, मैं तो सिर्फ काम करके। कुछ नहीं किया तो ये क्यों छिपा रही थी? माफ कर दो साहिब, मेरे भी बच्चा है। स्पेशल खाना खरीदने वास्ते पैसे नहीं थे, इसलिए ले लिया। वैसे भी आदि बाबा तो अब आने वाला नहीं, हम मेम साहब इसे कचरे में फेंक देती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही ले लूं। तुम्हें पक्का पता है कि आदि अब आने नहीं वाला है? हाँ, कैसे? वो उसका बाप उसको लेकर गया है ना, अब नहीं आएगा। वो छोड़ेगा नहीं उसको। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। झूठ बोल रही है। पता करो क्या वाकई में इसके कोई बच्चा है। देखो, शायद कोई पैसे वैसे की टेंशन तो नहीं। डिटेल जानकारी निकालो। शायद पैसे के लालच में इसने बच्चा गायब करने में मदद की हो। यस सर। मामला दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा था। ज्योति का पति प्रमोद और बेटा आदि दोनों लापता थे। किसी कारणवश ज्योति ये नहीं चाहती थी कि वो पुलिस को मिले लावारिस बच्चे की मां साबित हो। वहीं फातिमा का बर्ताव संदेहजनक था। क्या विजय से हाईवे पर बुर्का पहने मिली औरत फातिमा ही थी? क्या संबंध था उन दोनों के बीच? साथ ही साजिद और दिलनाज पर भी नजर रखी जा रही थी, और इसी वजह से सामने आया एक बड़ा सच। ये सच उस लावारिस बच्चे के मामले से नहीं, बल्कि उससे भी बड़े केस से जुड़ा हुआ था। हेलो। ठीक है, मेरे फोन के लिए रुकना। सर, केस में एक लीड मिली है। कौन से केस में? साजिद और दिलनाज के केस में। आपका अंदाजा सही था, वो वाकई हमसे कुछ छिपा रहे थे। नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ, हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। तेरी पूरी हिस्ट्री हमारे पास, समझा ना? हाँ, झूठ बोलना बंद कर और सच बता। तेरी एक जगह से दूसरी जगह भटकने के पीछे राज क्या है? हाँ? नहीं सर। और तुम, तेरे पास तो बच्चा भी नहीं है, तो हर जगह डायपर क्यों खरीदती रहती है तू? वो भी 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे के लिए। तेरे बारे में ना हर जगह इंक्वायरी की हमने। कभी तू बच्चे के साथ दिखती है, कभी बिना बच्चे की। तू, तेरा क्या चल रहा है? तेरा बच्चा 12 महीने से बड़ा नहीं होता कभी? हाँ? तू क्या? बच्चा उठाते नहीं है साहब। नहीं साहब, हम बच्चा अगवा नहीं करते साहब। हम तो उन लोगों से बच्चे लेते हैं जिनको बच्चों से छुटकारा चाहिए होता है, और उनको देते हैं जिनको चाहिए होता है साहब। हम तो लोगों की मदद ही करते हैं साहब। मदद? जुर्म करके मदद की बात करते हो तुम दोनों? अब मैं तुम लोगों की ऐसी मदद करूंगा ना, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। सर, दोनों ने आखिर कबूल कर ही लिया। गुड जॉब। कहां से बच्चे उठाए और किस किस को बेचे, सारी इंफॉर्मेशन उगलवाओ दोनों से। बच्चे खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों अपराधी हैं।
बहुत बड़ा रैकेट है, पर हमारे सामने अभी भी दो अनसुलझे सवाल है। एक तो उस लावारिस बच्चे की पहचान और दूसरे ज्योति के बेटे आदित्य की खोज। सर मुझे नहीं लगता दोनों केस आपस में जुड़े हैं। विजय और फातिमा के बीच भी कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। हमने विजय से पूछताछ की है, लेकिन उसने फातिमा की आवाज़ ही नहीं पहचाना। तो सर मोस्टली बुरखे में जो औरत थी वो फातिमा नहीं थी। मुझे अभी भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये बेटा ज्योति का ही है। हमें उसका डीएनए सैंपल हासिल करना ही होगा। अब एक ही जरिया बचा है, ज्योति के पति प्रमोद को ढूंढना, जल्द से जल्द। सर हमने खबरियों के नेटवर्क को एक्टिव कर दिया, फोटोज भी सर्कुलेट कर दिया, खास करके मंदिर और धार्मिक जगहों पर। कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा सर। सलाम साहब। बोलो साहब को। तो पुणे से मेरे दोस्त का फोन आया था साहब। वो लोग ने अपने वो स्वामी प्रमोद को देखे लाए साहब। प्रवचन के वास्ते आया था साहब। प्रवचन कहाँ था? ठहरा कहाँ है? वो तो कल सुबह ही चला गया साहब। अभी तक तो घर पे पहुंच गया होगा। लेकिन सर अगर वो पहुंचेगा तो हमारे कांस्टेबल्स हमें फोन करेंगे। उसके घर के आसपास कांस्टेबल्स तैनात हैं। कहीं वो ज्योति के घर तो नहीं गए? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको शक हो गया कि ज्योति ने उस पर इल्जाम लगाया है, या शायद वो खुद किसी मुसीबत में। एक काम करो, अपने कांस्टेबल से कहो कि प्रमोद के घर के सामने से हिले नहीं। कवली, अपने दोस्तों को फोन लगा। जी सर। पता कर कि पूना से निकल के वो कहाँ कहाँ गया है। जी सर। प्रमोद के मूवमेंट को ट्रेस करके देखते। माँ आई एम सॉरी माँ। माँ प्लीज प्लीज मुझसे बात करो। आप खुद बताओ, मैं ऐसे बिना कुछ कहे घर में कैसे बैठ सकती हूँ? प्रमोद से बात करना मुझे जरूरी लगा था। मुझे माफ कर दो माँ, प्लीज। आई एम सॉरी। हाथ छोड़ो मेरा। माँ प्लीज। सॉरी, दरवाजा खुला हुआ था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो बस मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी कि ज्योति फिर से वही गलती कर रही है, प्रमोद के पीछे वैसर तक जाने की। पंडित जी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे बता दीजिए प्रमोद का है। बेटा मुझे सच में नहीं पता। तो क्या उसने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है? कांटेक्ट? उसे ज्योति की क्या पड़ी है? वैसे हमें उसके बारे में खबर लगी। कुछ मिला? जी सर, ये सामान मिला है। अच्छा, यहाँ किसी को आने मत देना। जी सर। नहीं तो प्राइम सीन कंटामिनेट हो जाएगा। जी सर। और कुछ मिला? हाँ सर, साथ में फोन भी मिला है। ये तो ज्योति की तस्वीर है। तो प्रमोद, हाँ ये सब प्रमोद का ही है। लेकिन प्रमोद मर नहीं सकता। नहीं, वो नहीं मर सकता, क्योंकि अगर प्रमोद मर गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? हाँ, मेरे आदि का क्या होगा? माँ आप काफी शांत हैं। जी हाँ सर, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब नाटक है। प्रमोद ड्रामा करने में एक्सपर्ट है सर। आपको अजीब नहीं लगता कि सारी की सारी बॉडी जल गई है, पहचान में भी नहीं आ रही है, और ये घड़ी, ये अंगूठी, ये सब आपको पड़े मिले? आप कहना क्या चाहती हैं? पक्का वो एकदम ड्रामा रच रहा है। वो हमारे आदि को लेकर कहीं भाग गया है। अजीब बात तो ये है कि आपकी बेटी अभी भी डीएनए सैंपल देने से इनकार कर रही है, शायद इस डर से कि कहीं ये पहचान ना हो जाए कि ये बच्चा इन्हीं का है। क्यों बार बार वही सवाल करते रहते हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि मैं अपने बच्चे को नहीं पहचानूंगी? क्यों बार बार मुझ पर शक करते हैं? मिटा दो। अगर तुम चाहो तो 1 सेकंड में शक दूर कर सकती हो। डीएनए सैंपल दे दो। स्टॉप इट, ये जबरदस्ती है। रिलैक्स, सिट डाउन। आज के लिए इतना गुस्सा काफी है। अभी आप जा सकती हैं, लेकिन ये जांच जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो आपको फिर से थाने भी आना पड़ेगा। कोर्ट से डीएनए सैंपल कलेक्ट करने का ऑर्डर निकलवा। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि ये ऐसी का बच्चा है। प्रमोद के पड़ोसी ने जिस फोटो के बारे में कहा जो कि मंदिर में खींची गई थी, उसमें उस बच्चे के होने की गुंजाइश है, राइट? क्या हुआ उसका? सर फोटो मंगवाए तो है, लेकिन क्या? इतना टाइम हो चुका है। पर्सनली वहां जाओ और वो फोटोग्राफ्स निकालो। यस सर। इस ज्योति पर नजर रखो, इसके मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स, लैंडलाइन रिकॉर्ड्स, सब कुछ निकालो। पता लगाओ ये और क्या क्या छुपा है। ओके सर। एक लावारिस नवजात बच्चा, फिर ज्योति का खोया बच्चा आदि, और अब एक हत्या। ये केस बेहद उलझ चुका था। पुलिस प्रमोद की हत्या की जांच में जुट गई।
उनका सीधा शक ज्योति पर ही था और इस शक की पुष्टि करने की प्रक्रिया में उन्हें वो बढ़त हासिल हुई जिसका उन्हें इंतजार था। सर ज्योति की माँ सही हो सकती है सर। मतलब प्रमोद ने अपना ही मर्डर स्टेज किया? यस सर, क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि हमें जो बॉडी मिली है प्रमोद की ही हो। लेकिन कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से जब प्रमोद का मर्डर हुआ था ज्योति भी वही थी बोईसर में। ज्योति फिर से वही गलती कर रही है, प्रमोद के पीछे बोईसर तक जाने की। हो सकता है मर्डर करने के बाद उसने हमें गुमराह करने के लिए जानबूझकर ये पति को ढूंढने का नाटक किया। सर फोटोज आ गए हैं। गुड। सर मतलब आप लोगों को जो बच्चा मिला था वो ज्योति का बेटा आदि है, तो फिर झूठ क्यों? अब और झूठ नहीं बोल पाई, अभी और इसी वक्त लेकर आओ उसे। ओके सर। नहीं बा, मैं ये नहीं कर सकती बा, प्लीज समझो, ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं होगा मुझसे। लेकिन बेटा तुम वहां गई क्यों? खामा खा फंस गई ना, अब वो लोग तुम्हें मडहन में कैसे घसीटेंगे देखना। लेकिन बा, तुम जानती थी ये ऐसा नहीं है कि नहीं आता एक्सपेक्ट। मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम खुद हैंडल कर लोगी सब कुछ। मुझे दोष दो, सबकी सब मिलके से मुझे दोष दो, किसी को नहीं। नहीं बेटा, और किससे कहूं? पुलिस? माँ ये ले चलिए दोनों को, चलिए। नहीं माँ नहीं। एक मिनट इंस्पेक्टर, हम ऐसे कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमें ये पता ना हो हमने किया क्या है। कानून हम भी जानते। अपने बच्चे से छुटकारा पाने के लिए अपनी मर्जी से उसे छोड़ दिया बेसहारा, अपराध है ये, और तुमने इनका साथ दिया। जेल चलेंगे आप दोनों अभी। कानून सीखने का बहुत शौक है ना, जेल में बैठ के कानून सीखना। चलिए ले चलिए, चलिए आप ठीक नहीं कर रहे हैं। चुप करो, मत करो ये ड्रामा। वो बच्चा, वो तुम्हारा आदि है ना? क्यों पहचानने से इनकार किया उसने? क्यों पीछे छुड़ाना चाहती थी उससे? बोलो। प्लीज मुझे मेरा आदि लौटा दीजिए। मैं खुद चाहती हूँ मैं उसके साथ खेलूं, उसको छूऊं, उसको प्यार करूं। प्यार करो? जब मौका था तब उससे मुंह फेर लिया, और अब ये सब ड्रामा। उसे बहुत समय तक छू नहीं पाओगे तुम। और अगर एक बार ये सबूत मिल गया ना कि प्रमोद का खून भी तुमने ही किया, फिर तो उसे कभी देख भी नहीं पाओ। अपनी बेटी से झूठ बुलवाई? मैंने वो ही किया जो जरूरी था, और कुछ नहीं। प्रमोद का मर्डर वो भी जरूरी था, अपनी ही बेटी के हाथों उसी के पति को मरवा दिया। मेरी बेटी ज्योति किसी का खून नहीं कर सकती। वो हम पता कर लेंगे, और अगर वो मर्डर साबित हुई ना, सिर्फ तेरी वजह से वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर, हमने किसी को नहीं मरवाया। मैं एक माँ हूँ, अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख पाती। उसे मेरे सहारे की जरूरत थी, मैंने उसे सहारा दिया, बस। सर करुणा का भी यही हाल है, मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि प्रमोद के मर्डर के साथ कुछ भी लेना देना है। मतलब दोनों माँ बेटी एक ही बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मर्डर को ये कैसे पता चला कि प्रमोद कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा। ये बात तो हम खुद भी ट्रैक नहीं कर पाए थे, तो फिर इस मर्डर ने कैसे? एग्जैक्टली सर। सो दैट मींस मुझे सबके फोन कॉल रिकॉर्ड चाहिए, मोबाइल, लैंडलाइन, सब क्विक। यस सर। सर कॉल रिकॉर्ड्स। ये देखो लैंडलाइन रिकॉर्ड, ये कॉल आया था पूना से। मतलब किसी ना किसी से घर में बात हुई, कोई ना कोई जानता था कि प्रमोद कब लौटने वाला है और कितने बजे। सर ज्योति है उसकी माँ? नहीं, ज्योति तो पहले ही बोईसर के लिए निकल गई प्रमोद को ढूंढने। सर इसका मतलब जब कॉल आया था तो ज्योति घर पे मौजूद थी ही नहीं, उसके माँ ने ही कॉल रिसीव किया होगा। प्लस जो कांस्टेबल्स घर के बाहर थे उन लोगों ने भी करुणा को बाहर जाते हुए नहीं देखा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट किलर है? ये देखो ज्योति के कॉल रिकॉर्ड्स एकदम क्लियर है, लेकिन करुणा के रिकॉर्ड्स में इस नंबर पर बार बार बात हुई। इनफैक्ट मर्डर वाले दिन भी इस नंबर से कॉल आया था, और लैंडलाइन पर भी एक कॉल आया। पता करो किसका नंबर। सर करुणा जिंदाल से क्या कनेक्शन है तेरा? जी कुछ भी नहीं, मैं तो किसी करुणा जिंदाल को जानता तक नहीं। तो अनजान लोगों से फोन पर बात करने का बहुत शौक है? जानता है क्या? तेरे फोन कॉल रिकॉर्ड्स। अब बोलेगा? ठीक है,
हवालात में मार मार कर उगलवा लेंगे। लेके चलो। चल चल। जानता हूँ पहले से जानता हूँ। वो आंटी जहाँ पहले रहते थे वो मेरे पड़ोस में ही थे। मैं तो बस ऐसे ही, आंटी अब अकेले रहते हैं, स्पेशली ज्योति की शादी के बाद। मैं बस उन्हें यूं ही कभी कभी कॉल कर लेता हूँ। क्यों झूठ बोल रहा है? तुझे भी बताया ना, ये फोन कॉल रिकॉर्ड है और इससे पता चलता है कि कौन कब कहाँ था। और ज्योति के लौट आने के बाद से तेरे कॉल्स कुछ ज्यादा ही हो गए थे। ये सब पर्सनल है सर, मुझे फिक्र होती है उनकी। हम पड़ोसी थे, आज भी दोस्त हैं। मुझे पता लगा उनका बच्चा खो गया, मैं तो बस इसीलिए कॉल कर रहा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बोल सच क्या है? सर प्लीज सर, मुझे और कुछ पता होता तो मैं बता देता ना सर, लेकिन सच यही है सर। ठीक है, अभी तुझे छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन तू शहर छोड़कर मत जा। जी सर। रोहित एक काम करो, करुणा और ज्योति से रिलेटेड इसकी जो भी डिटेल्स है पता करवाओ, पूछताछ करो। जो कुछ भी ये बता रहा है वेरीफाई करो, और जो कुछ भी ये छिपा रहा है खोज निकालो। ओके सर। सर बेसिकली सुमित ज्योति से शादी करना चाहता था। इनफैक्ट 3 महीने पहले ही दोनों के रिश्तों की बात फिर से शुरू हुई। मुझे लगा ही था। इसका मतलब यह है कि इस शादी की प्लानिंग तब से चल रही है जब ज्योति प्रमोद के साथ थी। एक काम करते हैं, इस केस की टाइमलाइन को फिर से एग्जामिन करते हैं। एक अनजान औरत विजय की गाड़ी में बच्चा छोड़कर जाती है, क्योंकि शायद ज्योति हो सकती है। फिर ज्योति खुद पुलिस में अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है, ताकि किसी का शक उस पर ना जाए। राइट। और शायद इस दौरान कोई ज्योति की मदद कर रहा। फिर अचानक वो हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वो बच्चा पुलिस के हाथ लगा और बच्चे के जरिए पुलिस ज्योति तक पहुंच गई। डीएनए टेस्ट की बात निकली, लेकिन ज्योति ने इनकार कर दिया। ये क्या बोल रहे? डीएनए सैंपल लेंगे मेरा? लेकिन जैसे ही उन्हें भनक लगी कि प्रमोद का डीएनए टेस्ट करके भी ये साबित किया जा सकता है कि बच्चा उन्हीं का है, तो उन्होंने प्रमोद को मार दिया। शायद सुमित। तो लेकिन मैंने सुमित के कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड चेक किया था। जब मर्डर हुआ था तब सुमित मुंबई में था ही नहीं। तो सुमित ने प्रमोद को नहीं मारा, फिर किसने? सुमित के कॉल रिकॉर्ड। क्या हुआ सर? ये देखो, सुमित किसके कांटेक्ट में। पहले तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स लेकर आओ और उसके बाद इसे घसीट कर। यस सर। अब सच बोलेगा या उल्टा लटका कर बुलवाए? हमें पता था तू कहीं ना कहीं इन सब में शामिल है। अब आपको सच में कुछ गलत नहीं, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तेरे फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। सुमित से रोज बातें होती थी, हाँ? और जहां प्रमोद का मर्डर हुआ था तू वहीं पर था उसी वक्त। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? अभी खुल जाएगी। उल्टा लटका उसको। बता दो मैंने किया सब। हाँ, लेकिन सुमित के कहने पे। सुमित भाई ने पिछले साल मेरी जान बचाई थी। उसका बहुत बड़ा एहसान था मुझ पर। बदले में उसने मुझे आदि को किडनैप कर कहीं दूर छोड़ाने के लिए कहा। लेकिन फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। कहा कि अगर हमने स्वामी को नहीं मारा तो उसका डीएनए पुलिस को मिल जाएगा और हम सब फंस जाएंगे बच्चे को छोड़ाने के जुर्म में। इसलिए मैंने प्रमोद को मार दिया। बोला मैंने विजय से सब कुछ करवाया था। प्यार करता था मैं ज्योति से, आज से नहीं, कॉलेज के टाइम से। करुणा आंटी को भी हमारा रिश्ता मंजूर था। वो तो चाहती थी कि हमारी शादी हो, लेकिन फिर ज्योति उस निकम्मे प्रमोद से मिली और उससे शादी कर ली। मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था। फिर मुझे पता लगा कि वो प्रमोद कोई स्वामी वामी बन गया और उनकी शादी में प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने मौका देख के उसे फिर से शादी के लिए प्रपोज किया। लेकिन तू वो बच्चा आदि का बोझ नहीं लेना चाहता था, हाँ? इसीलिए उसे बेसहारा छोड़ दिया। नहीं सर, वो मेरा प्लान नहीं था। इतने छोटे बच्चे को कैसे? मैं तो उसे ऐसे बेसहारा छोड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसी ने बोला यही बेहतर रहेगा। किसने? वही सर, जिसने ये सब प्लान बनाया। ज्योति?
हाँ, मैंने किया है ये सब कुछ। मेरी बेटी ज्योति बहुत कुछ झेल चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो बच्चा उसकी नई जिंदगी शुरू करने में रुकावट बने, एक रोड़ा बने। ज्योति का बहुत समय बर्बाद हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरी माँ सिर्फ मेरा भला चाहती थी। उन्होंने मुझे बताया कि प्रमोद आदि को लेकर चला गया था। सर, मैं आदि से बहुत प्यार करती हूँ और प्रमोद से भी। बदल दिया उसने मेरी बेटी को, दूर कर दिया मुझसे। अब याद रखा मैंने इंस्पेक्टर, कुछ भी नहीं भूली थी मैं। जब हाईवे पे आपको आदि मिला तो मेरी मम्मा ने मुझे समझाया कि आप लोग आदि को मुझसे बेहतर जिंदगी दे सकते हैं, एक अच्छे अनाथालय में। मम्मा ने मुझे ये भी कहा कि एक बच्चे के साथ मुझे कोई नहीं अपनाएगा, सुमित भी नहीं। इसीलिए मैंने वो ही किया जो मेरी मम्मा ने कहा। मैं मारना नहीं चाहती थी उसे, बस अपनी बेटी को उससे दूर रखना चाहती थी। मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां आ जाएं, बस मैं इतना ही चाहती थी। खुशियां ज्योति की जिंदगी में या तुम्हारी? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, किसी और की नहीं। इसीलिए तुम चाहती थी कि वो उसी लड़के से शादी करे जिसे तुमने चुना है। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी अपने स्वार्थ के लिए, अपने दिल में भरी हुई नफरत के लिए, अपने ईगो के लिए। बस इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ भी मत बोलिए। जितना अपनी बेटी को मैं चाहती हूँ उतना कोई और नहीं चाहता। वो सिर्फ मेरा भला चाहती है। चेस भाई, मी जरा हलका होऊन येतो. अरे हा बघ, आता चेअर्स केलं आणि चालला लगेच टाकी खाली कराय. काय झालं ग? काटा लागला. सर ये देखिए, और एक अजन्मे बच्चे का गर्भ मिला है। टोटल कितने मिले? सर टोटल 11 हुए और कुछ बच्चों की तो सिर्फ हड्डियां मिली। देखो कुछ और मिलता है क्या? ओके सर। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये वो भगवान थे जिन्हें किसी इंसान ने कोई रूप लेने ही नहीं दिया। महाराष्ट्र के लातूर के जंगल से पुलिस को 11 अजन्मे गर्भ मिले और जिनमें से कुछ तो अवशेष के नाम पर कंकाल बन चुके थे। यूं देखने से तो यह गैर कानूनी तरीके से किए गए गर्भपात का केस लग रहा था, लेकिन इसकी तह में सच्चाई कुछ और थी, जो शायद जुड़ी थी एक 13 साल की लड़की सीमा के साथ। कौन थी ये सीमा और कैसे ये अजन्मे गर्भ उससे संबंधित हो सकते थे? क्योंकि सीमा तो खुद एक बच्ची थी। आखिर क्या थी कहानी इस सीमा की? सर, लातूर के जंगल में फेंके गए 11 गर्भों के ये मेडिकल रिपोर्ट है। कुछ गर्भ लगभग 4-4.5 महीने के और कुछ गर्भ तो 2 साल पहले फेंके गए। मतलब ये इलीगल अबॉर्शन करके बच्चों को जंगल में फेंकने का सिलसिला आज से नहीं, काफी पहले से चल रहा है। भगवान, आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाके चेक करो, और सबसे पहले उन हॉस्पिटल्स को चेक करो जिनके ऊपर इलीगल अबॉर्शन करने के चार्जेस पहले से लग चुके हैं। ओके सर। एक मिसल पाव दे। पैसे है क्या? चल दे।
इसका काट ले। सर, हमने हर एक हॉस्पिटल में इंक्वायरी की लेकिन कुछ नहीं मिला, और वहाँ हुए अबॉर्शन के डिटेल से ये गर्भ मैच नहीं करते। इसका मतलब ये सारे अबॉर्शन इलीगल तरीके से हॉस्पिटल के बाहर हुए हैं। सर, मुझे लगता है कि हमें रेड लाइट एरिया में इंक्वायरी करनी चाहिए, शायद वहाँ से कोई सुराग मिल सके। एक और जगह है जहाँ से पता चल सकता है। आपके जंगल में 11 अबॉर्टेड बच्चों के गर्भ मिले, फिर भी आपके किसी भी स्टाफ को कुछ भी नहीं मालूम। इंस्पेक्टर साहब, जंगल छोटा तो नहीं, लगातार इंटरवल के बाद चक्कर लगते रहते हैं। आता 24 तास तर कोणाला बसू शकत नाही ना। बाप ने तो सिर फोड़ देगी। ले खा ले। आप जंगल से शहद उतारने जाते हो ना? हाँ हाँ सर। उधर किसी को कुछ फेंकते हुए देखा आपने? हाँ, 5-6 महीना हो गए सर। कि लड़की को जंगल में वो 3-4 बार थैली फेंकते हुए देखा था। क्या उम्र होगी उसकी? 13-14 साल की होगी सर। चेहरा याद है? हाँ हाँ याद है। आगे से कोई चीज मांगने का नहीं, सीधा इस पत्थर से सिर फोड़ देने का और छीन लेने का, समझा क्या? भगवान, इस स्केच को आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दो। ओके सर। पुलिस को अजन्मे बच्चों से जुड़ा एक चेहरा मिला था जो एक ऐसी लड़की का था जो खुद 13 साल की थी। पर क्या यह संभव था कि एक 13 साल की लड़की के 11 गर्भ गिराए जा सकते हैं? तो फिर क्यों इस सीमा पर संदेह के बादल घिर रहे थे? और वो खुद किस तरह की इंसान थी जो एक तरफ तो चोरी और मारपीट कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ एक भिखारी बच्चे की भूख की तड़प को समझते हुए उसे खाना खिला रही थी और फिर उसे हक छीन कर लेने जैसा सबक भी सिखा रही थी। ये अपराधी थी या खुद किसी अनहोनी अन्याय का शिकार बनी थी? रिया, रिया चलो, कितना टाइम खेलोगे अभी? चलो चलो, बहुत टाइम हो गया। चलो, क्लासेस है ना तुम्हारे? आई क्लासेस में भी 1 घंटा और है, मैं आ जाऊंगी आराम से। जल्दी चलो। हाँ जाओ आप। मैं हेलो। हाँ
हाँ जी। ए, तेरी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? देख, मैं रोने धोने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। तेरा हाथ तोड़ के ना तेरे गले में टांग दूंगी, समझा? और रियली? चल तोड़, दिखा तेरी ताकत, तोड़। देख, तूने ना गलत लड़की से पंगा लिया, समझा ना? तेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बहुत सही लड़की से पंगा लिया है मैंने, समझी? मेरे भाई पे हाथ उठाती, तेरी इतनी हिम्मत? खबरदार जो उस पे हाथ उठाया तो। जिस बच्चे ने आपके भाई को सबक सिखाया, बदतमीजी करने से रोका, आप उस पे हाथ उठा रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? तब कहाँ थे आप जब आपका ये भाई मेरी बच्ची को छेड़ रहा था? ले जाइए उसे, वरना 100 नंबर पे फोन करूंगी ना तो इसे भी पता चल जाएगा लड़की को छेड़ने का मतलब क्या होता है। ललिता, क्या हुआ? कहाँ चला दिया? कहीं नहीं, चलिए चलते हैं। अगर तुम भी चलो। सर, चाकोरामेद पुलिस स्टेशन से हमें खबर मिली है कि वहां के हाईवे पर 7 महीने पहले एक लड़की ने एक आदमी पर जानलेवा हमला किया और उसके बाद वो भाग गई। सर, हमारे पास जो स्केच है वो उस लड़की के डिस्क्रिप्शन से काफी मिलता जुलता है और उनके यहाँ जो डिटेल्स है उसे पता चला है कि उस लड़की का नाम सीमा है। अकबर, जिस आदमी ने केस रजिस्टर किया ना उसे बुलाओ पूछताछ के लिए। ओके। तुम्हारा दिमाग तो सही है? किसी को भी घर पे लेके आई तू? 50-100 रुपए देके उसे चलता करती? तुझे पता है, आज मैं रैकेट खेल कर आ रही थी ना, तो एक लड़का ना बात करने के बहाने इधर उधर हाथ मार रहा था। हाँ ना, पता है, बदतमीजी दे रहा था, मतलब कहीं भी टच किया जा रहा था। मैंने भी ना खूब सुनाई है उसे, कि बात तो उसकी हिम्मत ही नहीं कुछ बोलने की। हाँ, इतनी बदतमीज लड़का था, बहुत सुनाया कसम से उसे, इतना सुनाया ना। प्रभाकर, अरे ते बेचारे हालत कर बग ना। मुझे लगता है उसके आगे पीछे शायद कोई नहीं होगा। बस, दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं, हम सबका सहारा नहीं बन सकते। तुला मानुस की दाखवायची आहे ना, दाखवा ना, पर उससे घर से निकाल। ठीक है, पहले उसे कुछ खिलाती हूँ। नाही म्हणजे माहित नाही किती दिवस उपाशी आहे बिचारी। तुला जे करायचं असेल ते कर, पर उसे घर से निकाल। और ये जो अपनी ममता है ना, उसको कंट्रोल कर ले, इससे पहले कि कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए, समझी? भूख लगी है? खाना खाओगे? तुम जाके मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सर, उस दिन के बाद से तो मैंने कान पकड़ ली। सपने में भी किसी की भलाई करने की नहीं सोचूंगा, जिसकी जो मुसीबत वो खुद संभाले। हुआ क्या था उस दिन? सर, उस दिन मैं हाईवे से जा रहा था। अंकल, लिफ्ट मिलेगी? हाँ हाँ, बैठो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सीमा। अच्छा, मतलब आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से वो आप पे हमला करे? सर, ऐसा क्या? मैंने तो वैसा भी कुछ नहीं किया। वो कंफर्म पागल थी। बताओ, 2 इंच तक चाकू घुसा दिया। और कोई पैसे सामान कुछ भी लेके नहीं भागी? कोई चोरी नहीं की? नहीं सर, कुछ नहीं चाहिए था उसे, बस चाकू मारकर भाग गई। लेकिन बाद में मुझे लगा कि उसे आदमियों से नफरत है, शायद जाने अनजाने में किसी से बदला लेना चाहती है।
ललिता, टी अजुमी घर आता है। तुमने कहा था खाना खिलाकर उसे भेज दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे जवान लड़की को सड़क पे नहीं छोड़ सकती मैं अकेले। मेरा दिल नहीं मानता। यही डर लगता है कि किसी ने उसके साथ कुछ। प्रभाकर, वो बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्रभाकर, मैं उसे जाने के लिए नहीं कह सकती। उस बेचारी का बाहर कोई भी नहीं है। उससे अच्छा मैं घर के काम करवाऊंगी उससे। वैसे भी बाई की जरूरत तो हमें पड़ती ही है ना, और उस बेचारे की जिंदगी भी तो। काय झाले तुला। आज तक मैंने तुम्हें किसी गैर लड़की के लिए इतना इमोशनल होते हुए नहीं देखा है। ललिता, खरं सांग, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम उस लड़की को जानती हो। कौन है ये लड़की? सर, ये गोविंद देशमुख हमसे झूठ बोल रहा है। इंक्वायरी के दरमियान पता चला कि एक नंबर का घटिया और दिलफेक आदमी है। जहां लड़की देखी नहीं, फिसल गया। इसका मतलब हो सकता है उसने ही कोई बदतमीजी की हो, जिसकी वजह से लड़की ने चाकू मारा। लेकिन 14-15 साल की लड़की हाईवे पे चाकू लेके क्या करेगी? किस मकसद से खड़ी थी और लिफ्ट मांग रही? सर, मला वाटतं हा गोविंद देशमुख आपल्यापासून काहीतरी लपवतोय। हो सकता है वो और भी कुछ जानता उस लड़की के बारे में जो हमसे छुपा रहा हो। वाघमारे, उसको फिर से बुलाओ, और इस बार वो अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से बोलेगा। ओके सर। क्या हालत बना के रखी है बालों की। हफ्ते में एक बार तेल लगाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आई, मुझे ना चंपू बनने का कोई शौक। अरे हो गया काम? जाके आराम करो। क्या हुआ? कहीं पाहिजेगा? ललिता, मेरा चेकबुक का तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम उसे घर से नहीं निकालोगी। ठीक है, तुला जे करायचे ते कर, पर कम से कम उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। सर बताता हूँ, सच बताता हूँ सर। मैंने उस लड़की को लिफ्ट दी थी और मेरी नीयत थोड़ी फिसल गई। ये लड़की को। हेलो, हाँ, कहाँ? सर, चाकुरा में पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि उन्होंने सीमा को आखिरी बार रामनगर के इलाके में देखा। उन्होंने वहां जाकर इंक्वायरी की, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। वाघमारे, तुम अपनी टीम लेके पर्सनली वहां जाओ, हो सकता कोई लीड मिले। इस लड़की को देखा है कहीं? हाँ साहब, इस लड़की को 1-2 बार गुलमोहर सोसाइटी में देखा था। संदेश नहीं कहा। जी कहिए। इस लड़की को कभी देखा? वो सर ही सीमा है,
4 महिन्यापूर्वी ही आमच्याकडे आली. इसे काम की जरूरत थी इसलिए हमने इसे काम पे रख दिया था. बहुत ईमानदारी से काम करती थी. खूब चांगली मुलगी होती सर. पर एक दिन अचानक काम छोड़कर चली गई. क्यों? पता नहीं सर. एक दिन सुबह उठकर मैंने देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था और जब से गई है तब से वापस भी नहीं आई. दाताना चोरी वगैरह? नहीं सर. उसे काम की जरूरत थी और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे. फिर ऐसे अचानक जाने की वजह क्या हो सकती है? क्या उसने अपने बारे में कुछ बताया आप लोग को? नहीं सर. जैसे तैसे तो उसने अपना नाम लिखकर हमें बताया था. बेचारी बताती भी कैसे, वो गूंगी और बहरी थी. सीमा आज का न्यूज़पेपर कहाँ है? सीमा आज का न्यूज़पेपर कहाँ है? सीमा न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर नहीं पता? आपको यकीन है वो गूंगी बहरी थी? मेरा मतलब हो सकता है नाटक कर रही है. सर 4 महीने कोई कैसे नाटक कर सकता है? अगर वो नाटक करती तो एक ना एक दिन तो पकड़ी जाती. गोविंद के मुताबिक ये लड़की गूंगी बहरी नहीं थी, अच्छी खासी एक्टिव लड़की थी. फिर अश्विनी के यहाँ 4-5 महीने तक गूंगी बहरी बने रहने का क्या मतलब हो सकता है? सर जंगल में गर्द फेंकना, हाईवे पे लिफ्ट मांगना, अंकल लिफ्ट मिलेगी? ऐसे गूंगी बहरी बनने का नाटक करना. न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये लड़की किसी गैंग के लिए काम कर रही है. हो सकता है, पर फिर अश्विनी के घर आने का भी तो कोई मकसद होना चाहिए. बिना कुछ किए वो नहीं जाती. ये भी तो हो सकता है कि गोविंद हमें एक तरफा कहानी सुना रहा हो और फिर 11 गर्भ और उस लड़की का कोई संबंध नहीं समझ में आ रहा है. इन सारे सवालों का जवाब मिले बिना हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते. लड़की जो अपना नाम सीमा बता रही थी, अब पुलिस को उसकी अलग अलग केस में तलाश थी. ये लड़की अब सबके लिए पहेली बनती जा रही थी. आखिर ये है कौन, कहां से आई है और चाहती क्या है? अपराधी है या पीड़ित है? अकेले क्राइम करती है या किसी गैंग में शामिल है? या फिर कोई और इसके हाथों से क्राइम करवा रहा है? सैकड़ों सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था उस परिवार की सुरक्षा का जिनके साथ इस वक्त वो रह रही थी. क्या उनके साथ भी कोई दुर्घटना होने वाली थी? आई देखो ना, कब से पुलिस स्टेशन फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है. पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन लगा चला फोन करते? एक्चुअली आई वो बाबा ने कहा था जो सीमा है ना, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन बताने के. कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब तुम्हें फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर दूंगी ना. वैसे भी पुलिस वाले बच्चों की बात को इतना सीरियसली नहीं लेंगे ना, तो मैं ही करती हूँ फ़ोन. हाँ तुम जाओ अपना स्टडीज़ कंप्लीट करो, जाओ. हाथ कैसे लगाया मेरे बच्चे को? पता था नहीं लगाने का? हाँ क्यों लगाया हाथ? अखबार अश्विनी के पड़ोसी से पूछताछ करो कि औरत किस तरह की है. और ये भी हो सकता है कि इसने झूठ बोला हो कि घर के काम के लिए रखा है, लेकिन वजह कुछ और हो. ठीक है सर. ठीक है सर. अश्विनी के बारे में उसके पड़ोसियों की राय तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पति के बारे में बहुत खराब है. अखबार इसे अपने पुलिस स्टेशन बुलाओ, वहीं ये डिटेल में बताएगा कि लोगों की राय इसके बारे में खराब क्यों है. मैंने सीमा को चोरी करते वक्त पकड़ लिया था, इसलिए वो डर कर भाग गई थी. तो तूने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की उसकी? मैंने चोरी करते वक्त पकड़ लिया था, कुछ सामान गायब नहीं हुआ था इसलिए. इसकी चोरी पकड़ी जाती इसलिए नहीं, बल्कि तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती इसलिए. सच बोल. पिछले 3 साल में 7 काम वाली तेरे यहाँ काम करने के लिए आई, लेकिन एक भी नहीं टिकी. हमने सबसे बात की और सबने एक ही वजह बताई वहां से जाने की. तू सच बोल, क्या वजह है वो? मैंने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, वो समझ गई और भाग गई. अश्विनी को भी ये बात पता चल गई थी. कैसे? कैसे क्या सर? हर औरत को अपने पति की सच्चाई पता होती है, पर वो ढिंडोरा पीटकर अपनी और अपने पति की बदनामी नहीं चाहती, और इस वजह से मैं चुप थी. सर सीमा बहुत अच्छी लड़की है, अगर मैं अपना मुंह खोलती तो बेवजह उसकी बदनामी हो जाती. सीमा के अबॉर्शन और प्रेगनेंसी के बारे में कुछ जानती हैं आप? क्या सर? वो इतनी छोटी सी लड़की है, अभी तक तो उसे पीरियड्स भी नहीं आए थे, और वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं आप? सर मैं एक औरत हूँ, और एक औरत की नज़र से ये बात नहीं छुपती.
चाहे वो छुपाना चाहती तो भी। आई जल्दी चल। अगं आई चलो। काय झालं? आई चल। अगं हो आई चलो। सीमा जब आपके यहाँ आई थी तो उसके पास कोई सामान था, मतलब कपड़े या छोटी मोटी चीजें? नहीं सर, वही कपड़े थे जो उसने पहने थे। मेरे पास उसकी फोटो है सर। ये तो यूनिफॉर्म लग रहा है। यही कपड़े पहन के आई थी ये? जी सर। इसको जरा जूम करो। नीटको। सीमा के ये कपड़े कहीं के यूनिफॉर्म लग रहे हैं। जरा नेट पे चेक करो, किसी कपड़े का ब्रांड है या कंपनी का? सर, ये दवाई बनाने वाली कंपनी की यूनिफॉर्म है। अकबर है, हमें इस कंपनी में जाना पड़ेगा क्योंकि इस लड़की का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि ये कोई और क्राइम करे। हमें ये नहीं पता कि ये विक्टिम है या क्रिमिनल। लड़की को पहचानते हो? नहीं सर, ये हमारे कंपनी में काम नहीं करती। मतलब तुम अपनी कंपनी का यूनिफॉर्म किसी को भी पहना देते हो? नहीं, वैसे नहीं है सर। दिखाइए वो तस्वीर। सर, इस लड़की के पास ये यूनिफॉर्म कैसा है ये तो मुझे मालूम नहीं, पर ये लड़की हमारे कंपनी में काम नहीं करती, ये तो कंफर्म। सर ये झूठ बोल रहा है। कंपनी के वर्कर्स ने सीमा को पहचान लिया और उनका कहना है कि सीमा इसी के साथ यहाँ आती थी। सर, उनकी कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं इस लड़की को नहीं। मारो मत। चलिए बता, सीमा और 11 फीटस से तेरा क्या वास्ता है? फीटस? घर? सर नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता सर। मैंने पहले झूठ कहा था कि उस लड़की को मैं नहीं पहचानता। मैं पहचानता हूँ उस लड़की को, ज्यादा नहीं पहचानता हूँ। उसे रास्ते पे मिला था, उस पर तरस खा के मैंने उसे काम पे रखा था सर। वाघमारे, देख रहे हो, तरस खाने वाले की लाइन लगी हुई है। सच सच बोल वरना हम तेरे ऊपर तरस नहीं खाएंगे। सर मैं सच ही बोल रहा हूँ सर। अरे सर, जर तू तिला कामावर ठेवलं होतं तर मग फॅक्टरी मधल्या कुठल्याच वर्करने तिला पाहिलं कसं नाही? वो फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है ना, तो मैंने उसको डोमेस्टिक घर काम के लिए रखा हुआ था। चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है मतलब नहीं है, न घर न फैक्ट्री। और तेरे घर में भी किसी ने नहीं देखा। पिछले 3 साल से तेरे यहाँ एक बाई काम कर रही है, उसने भी नहीं। खरं सांगा, ती तुला कुठे भेटली होती? हाँ? सर, मैंने उसे क्लाइंट को खुश करने के लिए खरीदा था और वो पहले ही क्लाइंट का सर फोड़ के भाग गई। किससे खरीदा था? उसके बाप से। चल उसका एड्रेस और फोन नंबर दे। सर, एड्रेस नहीं है, फोन नंबर है। तू नंबर दे, एड्रेस हम खुद ढूंढ लेंगे। सीमा, सीमा, ये कुछ कपड़े तुम्हारे लिए, बाद में पहन लेना। रिया, 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 रिया बेटा, ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, आई आपको याद था? यही ड्रेस पसंद आई थी ना तुम्हें उस दिन? हाय, थैंक यू। चलो सीमा शायद आज तक प्यार और अपनेपन के लिए तरसती रही। इतनी छोटी सी उम्र में शायद जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिखा दिया था, पर उसकी जिंदगी का बुरा तजुर्बा उसके बचपन और उसकी प्यार की जरूरत का गला नहीं घोट पाया। वो आज ललिता में मां तलाश रही थी। चाहत इस कदर थी कि वो रिया से बराबरी और दुश्मनी करने को तैयार।
आखिर कहां जाकर रुकेंगी इस अबोध बच्ची की मासूम चाहतें? और प्यार के अभाव में सीमा के मानसिक रोगी बनने पर उसका उपचार करवाने वाला कोई होगा, यह अपराध किसी को अपनी चपेट में लेने वाला था? तो ये सीमा का बाप कैसा? हाँ हाँ साहब, क्या हुआ? क्या? देख, सब कुछ सच बता दे, वरना तेरी सारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। बता। हाँ साहब, सीमा मेरी ही बेटी है, लेकिन मैं उसको किसी को बेचा नहीं साहब। मैं बेचा नहीं उसको। आपको कोई तो भी झूठ बोला है साहब। अगर सीमा को तूने उसे नहीं बेचा तो तेरा मोबाइल नंबर उसके पास कैसे आया? मुझे नहीं पता साहब, वो संदीप साहब के पास मेरा नंबर कैसे चला गया। तुझे कैसे पता कि उसका नाम संदीप है? मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। मैं ही भेजा था उसको, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चली गई मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो घर वापस नहीं आई। मुझे नहीं पता आई तब कुछ। वाघमारे, टाइमलाइन के हिसाब से सीमा के बाप दीपक ने जनवरी में उसे निटको के मैनेजर संदीप को बेचा, और उसी महीने की 30 तारीख को संदीप उसे क्लाइंट के पास भेजता है, और तकरीबन 1 महीने के बाद मार्च के दूसरे हफ्ते में वो अश्विनी के पास गई, और वहां से जो जुलाई में भागी वो अब तक नहीं मिली। सर, अभी तक उस लड़की के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, उसे यही लगता है कि वो लड़की बहुत ही खतरनाक है और शायद किसी बड़े क्राइम से जुड़ी हुई है। हमारे बावजूद इसके उन 11 गर्भों के साथ सीमा का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या चीज है जो इन दोनों को जोड़ती है? तूने ड्रेस को हाथ कैसे लगाया? चल उतार से, अभी के अभी उतार से। मैंने कहा मेरी ड्रेस है, हाथ मत लगाना, सर फोड़ दूंगी। तेरी ड्रेस मेरा सर फोड़ेगी? तू मेरा सर फोड़ेगी? तेरी तो छोड़, जान से मार दूंगी। मेरी ड्रेस, मेरी ड्रेस छोड़। क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम मेरी ड्रेस पे बैठा मुझे मार भी रही है। अरे प्रभाकर, क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हो मतलब? अरे लहान मुलगी आहे ती, असं मारतात का तिला? बच्चा ही है, तुला मैं आधी सांगितलं होतं, इसको घर से निकाल दे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज इससे इस पर हाथ उठाकर हमारे पर मारेगी। इसको अभी का भी निकाल, रास्ते में फेंक के मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ बाबा, मैं खुद नहीं चाहती वो यहाँ पे रहे। कोई अच्छी जगह देखे मैं खुद छोड़ाऊंगी उसे। बात आज क्या छोड़ के आना, समझी? अरे हो, मला ही मुलगी या घरामध्ये नको आहे, समजलं? मी उद्या जाते। मी तुला सांगितलं होतं, ये आज इसे मार सकती है, तुम्हें मार सकती, मुझे मारेगी। मैंने बोला ना एक बार। हाँ, आप चिल्लाओ मत। अभी झगड़ा बंद करो, शांत बनो। सर, अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टाइमलाइन को साथ में देखें तो जंगल में मिले हुए 11 गर्भ उस वक्त के हैं जिस वक्त दीपक ने संदीप को उसे बेचा भी नहीं था, और दीपक के घर से वो जंगल करीबन 10 किलोमीटर है। वाघमारे, कहीं ये गैर कानूनी अबॉर्शन का धंधा दीपक तो नहीं कर रहा है और अपनी बेटी सीमा का इस्तेमाल उन्हें ठिकाने लगाने में करता हो? ये दीपक की बेटी सीमा है ना? क्या जानते हो इसके बारे में? इसके बारे में क्या जानेंगे साहब, ये तो बस 1 ही महीना यहाँ पर रुकी थी। इससे पहले कहाँ थी वो? माहित नहीं सर, जब वो 7 साल की थी तो एक दिन अचानक गायब ही हो गई। दीपक बोला वो गांव में हत्या के पास है, तो हमने सच मान लिया। उसके 6-7 साल बाद कुछ ही महीनों पहले अचानक फिर से वैसे वो वापस भी आ गई। फिर कहाँ चली गई आज तक नहीं मालूम। रुको, मैं देखती हूँ, जरा इसको देखना।
लड़की यहाँ कैसे? अपने काम से काम रखो। ये लड़की यहाँ पे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। काम से काम रखने के लिए मुझे क्या मिलेगा? ये लड़की 6 साल पहले आपके अनाथ आश्रम में थी। नहीं सर। इसका बाप यहाँ लॉकअप में बंद है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आश्रम के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। सर आश्रम में इस लड़की को किसी ने भी नहीं पहचाना। हेलो, कौन सा हॉस्पिटल में? ओके सर। शतानंद शिर्के? हाँ सर। जब तुम्हें यहाँ लाया गया हमारी जेब से ये आइडेंटिटी कार्ड मिला। इसे पहचानते हो? यही थी वो जिसने मेरी बीवी का खून किया है साहब। साहब ये लड़की अजीब है, कुछ भी कर सकती है वो। मेरी बीवी ने तरस खाकर उसे सहारा दिया था, मेरी बीवी का खून कर दिया और मेरी छोटी बेटी को उठा कर ले गए साहब। साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटी को बचा लो साहब, प्लीज साहब। मुझे इसी बात का डर था कि फिर से कोई क्राइम न करते। सर ये भी हो सकता है कि खून हस्बैंड ने किया होगा और इल्जाम सीमा के ऊपर डाल दिया होगा। हो सकता है। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है सीमा उस बच्ची के बारे में पता करना। भगवान एक काम करो, उसकी तस्वीर पूरे एरिया में सर्कुलेट करवा दो। अगर उसी ने ये किया तो बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी, कहीं ना कहीं से उसकी खबर मिलेगी हमें। ओके सर। आपके और बीवी के बीच में कोई प्रॉब्लम थी क्या? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ पर? मेरे बाइको का खून झाला है, मेरी बच्ची गायब है। आपको हमेशा इतना गुस्सा आता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ। मेरे और मेरी बीवी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उसकी भलाई की आदत थी ना, उससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। ये भी हो सकता है कि उसके प्रोफेशन का असर हो। प्रोफेशन का असर मतलब? डॉक्टर थी मेरी बीवी, नवजीवन हॉस्पिटल में मैटरनिटी वार्ड संभालती। अपनी बीवी से कभी आधार ऑर्फनेज का नाम सुना था आपने? जी हाँ। सगळ्या लहान मुलांना गाडीत बसवा। पाटील मॅडम उन लड़कियों को भी ले लो, चला। अरे क्या हुआ, क्या चल रहा है सब? हाँ सर, यहाँ लोग भी आते थे और वो हमें उनके पास भी भेजते थे। अगर मना करो तो हमें मारते भी थे और भूखा भी रखते थे। सर यहाँ कुछ लड़कियों का तो एक बार नहीं कई बार अबॉर्शन भी हुए हैं। पाटिल मैडम इन लड़कियों के मेडिकल टेस्ट करवाओ। आश्रम की लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट। हर लड़की मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में, जिससे ये पता चलता है कि एक बार नहीं उन पर कई बार सेक्सुअल असॉल्ट हुए। चलिए बता, ये गर्भपात कौन करता है? वो डॉक्टर ललिता करती थी। वो आश्रम की लड़कियों के गैर कानूनी तरीके से अबॉर्शन करती थी। सीमा के साथ भी यही हुआ था? नहीं सर, वो बहुत छोटी थी, हम उससे किसी के पास नहीं भेजते थे। उसे हम गर्भ जंगल में फेंकने के लिए यूज करते थे। पाटिल मैडम पकडा तिला। हे रुक। साहब मैं आश्रम से घर आने के लिए भागी थी। घर आए तो सोचा बाबा मुझे देखकर खुश होंगे। मैं वहां से भी भाग गई। हाईवे पर उस आदमी से बस स्टैंड तक लिफ्ट मांगी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सीमा। गूंगी बहरी बनकर अश्विनी टैकी कर बाइक का काम किया, पर वहाँ भी उसका मालिक जबरदस्ती करने लगा। मैं वहाँ से भी भाग गई। ललिता टैकी वहाँ आई, वहाँ काम करके खुशी मिलती थी। अपने घर जैसा काम करती थी उधर।
मालकिन में अपनी माँ दिखती थी, लेकिन जब मैंने उनको सदा के साथ देखा तब मुझे याद आया कि वो कौन है। ले देख, नाटक मत करा, जल्दी जा। मैंने उसे मारा, मुझे इसका जरा भी दुख नहीं है। ललिता की बेटी को कहाँ रखा है तुमने? नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो जहां भी है सुरक्षित है। इस केस को 3 महीने हो चुके। सीमा की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसका इलाज चल रहा है। वो अड़िग है अपनी उस चुप्पी पर कि उसने ललिता की बेटी को कहां रखा है। अब शायद उसका पता तभी चल पाएगा जब सीमा सामान्य हो जाएगी। पैसों के लिए किसी की जान, किसी का बचपन न छीने, क्योंकि कई बार पीड़ित को अपराधी बनते देर नहीं लगती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। 1:15 को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।